So today we are going to discuss elimination reaction. Okay. और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड्स की एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है। न्यूक्लियोफाइल उस एलिमिनेशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। सो दैट्स व्हाई जो इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। और अल्काइल हैलाइड में जो एलिमिनेशन होती है उसको डीहाइड्रोहैलोजनेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होते हैं ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ओके, इसलिए उसको डीहाइड्रोहैलोजनेशन बोला जाता है। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, हैलोजन स्टैंड फॉर हैलोजन, और उनकी डी मतलब रिमूवल होना। ओके, तो आपका जो अल्काइल हैलाइड है, आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एल्कीन। कैसे हो रहा है ये? अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया, इसमें से जो हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर, वो क्या करेगा, वो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उसके ऊपर अटैक करेगा, उसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल के अपने साथ जोड़ लेगा और खुद वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, these electron will attack will come here to form double bond. ओके, बट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कार्बन के ऊपर जो हैलोजन लगा है वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो जाता है लाइक दिस, Br नेगेटिव आयन की फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अल्टीमेटली यू गेट एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ से जो Br नेगेटिव आयन निकला और जो ये K पॉजिटिव आयन है, दे विल फॉर्म KBr, और OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन की वजह से जो कंबाइन होके बना दैट इज बॉटम। ओके, इसमें याद रखने वाली बात एक ये है कि आपके पास जब भी एलिमिनेशन होनी है, जैसे आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा कि कई जगह हम KOH का यूज कर रहे थे, बट उस टाइम हम KOH कौन सा यूज कर रहे थे, एक्वस मीडियम में यूज कर रहे थे। यहाँ पे अब हम KOH किस मीडियम में यूज कर रहे हैं, एल्कोहलिक मीडियम में। मतलब जो सॉल्वेंट हम लेंगे दैट विल बी अल्कोहल, इथेनॉल हो सकता है, मेथेनॉल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। और सिमिलरली आप थोड़ा सा हीट भी कर रहे हो। ओके, एलिमिनेशन कब होती है और सब्स्टिट्यूशन कब होती है, इसके बेसिस पे एक वीडियो में डिटेल्ड बनाऊंगा पूरा समझा के, ठीक है। उससे पहले आप बस इतना समझ लो कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो आपके पास हेलो एल्केन्स हैं, दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड दैट एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, and after beta elimination reaction they are going to form alkenes, that's it. ओके, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला है इस रिएक्शन को, क्योंकि आपके पास जो कार्बन अल्फा पोजीशन पे है वहां से तो एलिमिनेशन होनी ही होनी होती है, क्लियर। एलिमिनेशन हमेशा 2 कार्बन से होती है, क्लियर, एक एलिमिनेशन अल्फा से होनी ही होनी है, और जो नेक्स्ट हाइड्रोजन रिमूव होगा दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन, सो दैट्स व्हाई दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन। इसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ओके, अल्फा बीटा से भी डेजिग्नेट कर सकते हो। ओके, अब आके नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इफ 2 बीटा कार्बन आर देयर। ऐसा भी हो सकता है 2 बीटा कार्बन हो, कैसे? अब जैसे आप इस रिएक्टेंट को देखो, ये भी एक हेलो एल्केन ही है। हेलो एल्केन क्यों है? क्योंकि एल्केन के ऊपर एक हेलोजन लगा है, क्लियर। अब इसके केस में देखो, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा होता है उसको हम अल्फा बोल देते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाले कार्बन होते हैं, जैसे इस कार्बन से नेक्स्ट वाला ये भी है, ये भी है, इन दोनों को बीटा बोला जाएगा, है ना। तो दिस इज अल्फा, दीज 2 कार्बन आर बीटा। ओके, अब हमें पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH यहाँ से Br नेगेटिव आयन निकलेगा इस कार्बन का, और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकलता है, क्लियर। अगर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इसी से जाएगा, और अगर हाइड्रोजन इस वाले बीटा कार्बन से जाए तो डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। ओके, तो अब आपके पास प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। बट अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन से रिमूव हो जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, तब आपके पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जब इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई जाती है, मतलब जब इसमें से जब इसकी न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन करवाई जाती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, दोनों बनते हैं, ठीक है। बट जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और जो कम स्टेबल होगा वो कम अमाउंट में बनेगा। ओके, अब इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, ये कैसे पता लगा?
वो पता लगा है हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हाइपर कॉन्जुगेशन अगर +1 वाले याद है तो ठीक है, नहीं तो इसकी भी शायद मैंने वीडियो बना रखी है एक, वो देख लेना। अब इसमें देखो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो सकती हैं, इसकी मैं एक हाइपर कॉन्जुगेशन बना के बताता हूँ आपको। CH डबल बॉन्ड CH, ओके, और आगे लगा है CH3। CH3 को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एक्सपेंड करके, ये जो CH3 है इसको एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर जो CH3 है उसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन में ये रहा ग्रुप आपका, उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो होता क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जिस कार्बन के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको भी यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा, ओके, क्लियर? इस कार्बन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये H पॉजिटिव आयन यहाँ क्रिएट हो जाएगा इसकी जगह, लाइक दिस। तो ये होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो उतना ही आपका कंपाउंड स्टेबल होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में चाहिए क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलेंगे, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आपने देखना हो अल्फा बीटा कार्बन, तो आपके पास डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोला जाएगा, इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके ऊपर 3 इसके ऊपर। इट मींस इस मॉलिक्यूल में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकती हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, ऐसे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकता है ये। और इसके केस में कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती हैं, डबल बॉन्ड रहा ये, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इट मींस ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 ही करवा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि अल्फा का हाइड्रोजन की वजह से तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है एल्कीन्स में। तो इस वाले एल्कीन में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही हैं, इस वाले एल्कीन में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। और जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। लेट अस से कि ये 80% बन रहा है और ये 20% बनेगा, जब भी आप इस वाले हेलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओगे, इसमें से जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, तो दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर, दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर, ओके। और यही वाला जो आपके पास एक तरह का रूल बना के रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है कि वो वाला एल्कीन बनेगा ज्यादा अमाउंट में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनके ऊपर ज्यादा ग्रुप्स लगे हैं। जैसे इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये 2 हैं, इनके ऊपर इस साइड से भी ग्रुप लगा है एक, और एक इस साइड से भी ग्रुप लगा है, ठीक है, 2 ग्रुप लगे हैं। अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला। और इस वाले एल्कीन की अगर बात करें, इसको एक साइड से ही आपका ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, ओके। तो यही सेट्ज़ेफ ने रूल बना के बता दिया। रीजन उसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट सेट्ज़ेफ ने, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रट्टा लगाने वाले, तो सेट्ज़ेफ ने उसको रूल की फॉर्म में बोल दिया कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा दैट विल फॉर्म्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और मोर स्टेबल कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ओके। दैट्स इट। मतलब एक तरह का रट्टा लगवाने के लिए हो गया ये, कि हाँ भी क्रैम करना तो क्रैम कर लो, ठीक है। अदरवाइज इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है मैंने बोल दिया, इसमें आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बन रही है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। और जो चीज ज्यादा स्टेबल है, इसके पास ऑप्शन है ये बनाने की और ये बनाने की, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा स्टेबल वाली फॉर्म को बनाना पसंद करेगा, लेस स्टेबल वाली फॉर्म को नहीं। दैट्स इट विद सेट्स द रूल। जैसे सिमिलरली आपके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होते हैं डबल बॉन्ड के केस में, हमने पढ़ा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। अगर दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट एक साइड पे आ जाएं उसको बोलते हैं सिस। मतलब अगर ऐसा हो जाए तो सिस। अगर आपके पास दोनों सिमिलर जो है वो डायगनली ऑपोजिट आ जाए, लाइक दिस, डायगनली ऑपोजिट, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं ट्रांस, ओके। तो अब इसके केस में जैसे अगर हम इसकी बात करें, पिछले वाला एग्जांपल ये एक तरह का, ये वाला एग्जांपल ये, बट इसमें हमने इसकी आगे 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पॉसिबल 2 आइसोमर है, वो नहीं अभी इसकी बात करी, अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसकी आपके पास
ठीक है, ये है क्या, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस मॉलिक्यूल इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओ तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है, प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और जो ये वाला प्रोडक्ट है इसके आगे 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, एक सिज एक ट्रांस। ओके, इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसके 2 आइसोमर बन रहे हैं, सिज और ट्रांस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि इसकी जो वजह से 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, दिस एंड दिस। ठीक है, तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट कौन सा है, देखो इसमें जो सिमिलर ग्रुप है वो डायगोनली ऑपोजिट है, तो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा हुआ, ट्रांस। ठीक, इसमें जो सिमिलर ग्रुप है वो एक एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एक ही साइड पे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिज। और जो ट्रांस वाला एल्कीन होता है, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिज एल्कीन। ओके, तो इसलिए इन दोनों में से ज्यादा मेजरली कौन बनेगा, ट्रांस वाला, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल, सिज इज लेस स्टेबल। ओके, और जो ये लास्ट ऑप्शन था ये वाला, जिसमें ये सिमेट्रिकल वाला अल्कीन, जिसमें ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बना, ये कितना बनता है, 19%। ओके, तो इसमें तो सिस ट्रांस पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो सिस ट्रांस इसमें मतलब मेजर समझने वाला पोर्शन ये है कि अगर आपके पास ऐसा हाइड्रो सॉरी हेलो अल्कीन है, अगर आपके पास ऐसा हेलो अल्कीन है जिसकी वजह से 2 आइसोमर बनेंगे सिस ट्रांस वाले, तो आपका ट्रांस जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, सिस वाला कम अमाउंट में बनेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सिस वाला कम स्टेबल होता है। अब ट्रांस वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है, ट्रांस वाले में बल्कि ग्रुप जो है वो ऑपोजिट आ जाते हैं। क्लियर, जैसे CH3 ज्यादा बल्कि, अगर हम देखें CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बल्कियर होगा, और जो हाइड्रोजन है वो छोटा सा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम बल्कि होगा। तो हुआ क्या, इनको आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया है ट्रांस में, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। और इसके केस में जब CH3 ग्रुप दोनों एक ही साइड पे आ जाएंगे तो ये ज्यादा बल्कियर हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेंगे। तो जो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सॉरी जो सिस आइसोमर होता है, वो आइसोमर जो है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। इसलिए जो आपके पास ये जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है, इसका नाम ब्यूटीन है इस मॉलिक्यूल का, और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा आइसोमर है, ट्रांस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये ज्यादा बनेगा, और हम बोल देंगे कि ये सेट द रूल के अकॉर्डिंग बना। ओके, सिमिलरली अब इस मॉलिक्यूल को में अगर आप देखें, इस हाइड्रोअल्केन में, हालांकि ये कंपटीशन में बन सकता है, बोर्ड में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक और तरह का आइसोमेरिज्म होता है जिसको बोलते हैं EZ आइसोमेरिज्म। ठीक है, EZ आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पीछे जो सिस ट्रांस कब बनते हैं, जब यहाँ पे इस पे भी 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, AB, और इस पे भी AB। बट अगर ऐसा हो कि इस पे AB लगा है और इस पे CD लगा है, मतलब चारों डिफरेंट है, उस टाइम भी आपके पास आइसोमेरिज्म होता है, उसको बोलते हैं EZ आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या देखना होता है, इसमें देखना होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देखते हैं मास के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो इन दोनों में से ज्यादा हाई मास इसका है, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला, इसको प्रायोरिटी नंबर 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 2। ठीक, और इस कार्बन के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं C और D, उनमें से मान लो मास ज्यादा किसका है, D का, तो इस कार्बन के ऊपर प्रायोरिटी नंबर 1 किसकी है, इसकी, और प्रायोरिटी नंबर 2 किसकी है, इसकी। अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 1 वाला कैसे आ रहा है, डायगोनली ऑपोजिट आ रहा है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलोगे ट्रांस, सॉरी नॉट ट्रांस, ट्रांस जैसा है ना ये, इसको बोलते हैं जेड, नहीं इसको ई बोलते हैं, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज द ई, जो ट्रांस जैसी लग रही है। और जब अगर प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 1 दोनों एडजेसेंट आ जाते ऐसे, उसको बोलते जेड। मतलब जो सिज जैसा केस है उसके लिए जेड यूज होगा वो वर्ड, और जो ट्रांस जैसा केस है उसके लिए वर्ड यूज होगा ई। जैसे इसके केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बन सकता था, इसमें बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा कार्बन है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला।
अगर इस साइड वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके दो आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक, अब इसमें देखो आपके पास इस कार्बन के ऊपर एक लगा है CH3, एक लगा है H, दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? CH3 की, इसकी कम है, तो इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 इसकी है, प्रायोरिटी नंबर 2 इसकी है। इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हैं दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1 इज दिस, प्रायोरिटी नंबर 2 इसका है। और इस कार्बन के ऊपर एक लगा है CH3, एक लगा है C2H5, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? C2H5 की, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। प्रायोरिटी मास के अकॉर्डिंग देखनी है। ओके, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा मैं, जो प्रायोरिटी आप मास के अकॉर्डिंग देखोगे। तो इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 इसकी है, प्रायोरिटी नंबर 2 इसकी है। प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 1 वाले आपस में डायगोनली ऑपोजिट आए, तो इसका क्या मतलब निकला कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जेड कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? ट्रांस जैसी। इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस की जो आपके पास रिपल्शंस आती हैं वो कम आती हैं, कम स्टेरिक हिंड्रेंस आती है सिस में, क्योंकि बल्कियर ग्रुप आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब बल्कियर ग्रुप आ जाएंगे तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी देयर, तो वो वाला आपका आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है, और इसको क्या बोलेंगे? ई। इसमें क्या है, इस साइड वाला प्रायोरिटी नंबर 1 ये था, और इस कार्बन का प्रायोरिटी नंबर 1 वाला ये था, दोनों एक ही साइड पे आ गया एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसलिए दिस विल बी लेस स्टेबल, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ई। याद कैसे रखते हैं? मैंने याद रखने का एक तरीका शायद आपको जो मेरे से +1 में पढ़े हैं उनको बताया हुआ है। जो ट्रांस जैसा है उसके लिए ई, और जो सिज जैसा है उसके लिए क्या है? जेड। मैं इसको फिर क्या पढ़ता हूँ? सिज। इससे मेरे को याद हो जाता है कि जेड वाला मतलब सिज जैसा जो होता है उसको बोलते हैं जेड, जो सिज जैसा केस होता है, और जो ट्रांस वाला फिर वो ऑपोजिट, ई और जेड आइसोमेरिज्म। क्लियर? उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे यहाँ वाला ये वाला हाइड्रोजन रिमूव ना होके यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता तो उसके केस में तो ट्रांस ई जेड बनने नहीं थे, उसके केस में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला। ओके, क्लियर? और अगर इनमें से सबसे स्टेबल देखें तो जेड आइसोमर अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे ज्यादा बनेगा। ओके, जेड आइसोमर मोर स्टेबल देन ई ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। सर ओके, so these are some examples. Now next is ease of dehydrohalogenation, कि किसमें डिहाइड्रोहेलोजनेशन इजीली हो जाती है, किसमें डिफिकल्टी से होगी। अगर हम कंपेयर करें आइडो, ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो हेलोल्केन्स को, तो इसमें भी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटता ही है ना अल्टीमेटली। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना ही है जब एलिमिनेशन होनी है। तो आपको पता है कार्बन और हेलोजन, किस हेलोजन के साथ जो है बॉन्ड सबसे वीक होता है? कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, तो इसलिए जो आइडो एल्केन्स होंगे दे विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लोरोएल्केन। ओके, तो अगर आपके पास डिफरेंट हेलोल्केन की कंपैरिजन करनी है तो वो तो आपको पता लग गया कि आयोडो एल्केन्स जो होते हैं दे विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एज कंपेरिजन टू क्लोरो एल्केन्स। ओके, अब बात आती है रिएक्टिविटी विद डिग्री ऑफ कार्बन। मतलब अगर आपके पास हेलोजन सेम है बट जो कार्बन है जिसके साथ वो जुड़ा है उसकी डिग्री का क्या इफेक्ट आता है रिएक्टिविटी के ऊपर। एक तो हमने ये वाला देख लिया कि हेलोजन डिफरेंट करने से क्या इफेक्ट होता है रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब देखेंगे कि कार्बन की डिग्री का मतलब समझ गए ना, कि जैसे इस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे उसकी डिग्री। जैसे अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। ओके, अगर वो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ओके, तो जो 3 डिग्री कार्बन होगा जिसमें हेलोजन 3 डिग्री कार्बन के ऊपर लगा होगा वो वाला हेलोल्केन विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू 1 डिग्री। बट वाई सो? इसका रीजन है इनकी एलिमिनेशन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो, इसमें से अगर एलिमिनेशन होगी अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो करवाते हैं हेलोल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट जो कि बहुत लेस स्टेबल है, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल से बनेगा। तो ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट मुश्किल से बनना हो उसका मतलब यही होता है कि जो रिएक्टेंट है दैट इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव,
क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाना पसंद ही नहीं कर रहा। या ऐसे बोल लो कि प्रोडक्ट ये वाला इजीली बन ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस है ये वाला रिएक्टेंट जो है वो ऑटोमेटिकली लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें 2 डिग्री वाले की, इसको एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है ऐसे, ठीक है। जो 2 डिग्री वाला आपके पास हेलोल्केन होगा, उसमें से जब एलिमिनेशन होगी तो उसका प्रोडक्ट ये बनेगा। और इस प्रोडक्ट में देखो, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो कितने, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी तो ये स्टेबल है थोड़ा बहुत, इससे तो ज्यादा स्टेबल है ना, ठीक है। तो ये जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बन रहा है आपके पास एल्कीन, दैट विल बी somewhat more stable, okay, and hence easily formed as comparison to this। अगर आप बात करें 3 डिग्री वाले की, इसकी, ठीक, तो 3 डिग्री वाला जो आपके पास हेलोल्केन होगा, उसमें से एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस। ये रहा आपका कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है। उसके नेक्स्ट जो कार्बन है उनको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बार ये जो डबल बॉन्ड है उसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन और ज्यादा होगी, ठीक है। तो दो, जो आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज, इट विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली। इट मींस जितना आपका एल्कीन का बनना, जितना आपका एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, उतना ही वो ज्यादा एक्सटेंड में बन सकता है फ्रॉम द प्रोडक्ट, इट फ्रॉम द रिएक्टेंट, इट मींस उतना ही वो वाला रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। सो दैट्स व्हाई वी सेड कि 3 डिग्री आपके पास जो हेलोल्केन है, दैट विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री, ओके। और इसमें शर्त ये है कि आप हेलोजन एक ही रखोगे सभी में। हेलोजन डिफरेंट करने पे क्या रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर में, ओके। दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास है एक और चीज, लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक हो गया ये, दैट इज कॉल्ड एज दी हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या कहता है, जैसे सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता था, सेट्ज़ेफ रूल कहता है, सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सेट्ज़ेफ रूल कहता है कि अगर ये वाला 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि 2 प्रोडक्ट पॉसिबली बना सकता है, कौन सा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, इसका नेम है ब्यूट 1 इन, इसका नेम है ब्यूट 2 इन। तो हमें पता है कि ब्यूट 2 इन विल बी फॉर्म्ड मोर, ब्यूट 1 इन विल बी फॉर्म्ड लेस, ओके। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। बट अगर यही यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय फ्लोरीन लगा होता, मतलब ये 2 फ्लोरोब्यूटेन होता, तब आपके पास दिस विल बी फॉर्म्ड लेस, दिस विल बी फॉर्म्ड लेस मतलब ये 80% नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा 20%, और ये हो जाएगा 80%। बट वाई, फ्लोरोएल्केन्स के केस में ऐसा क्यों हो जाता है कि सेट्ज़ेफ रूल से जो एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्ट की, उससे उसका टोटली ऑपोजिट आता है। सेट्ज़ेफ कहता है कि आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बने, एल्कीन बनेगा जब भी आपकी डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगी, क्लियर। बट हॉफमैन रूल कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा जब यहाँ पे फ्लोरोएल्केन होगा, ओनली फॉर फ्लोरोएल्केन। हॉफमैन रूल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर फ्लोरोएल्केन। अब इसको देखते हैं, एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लोरोएल्केन, पहले तो इसको हाईलाइट कर लो। इन फ्लोरोएल्केन्स एलिमिनेशन इज नॉट गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एलिमिनेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अकॉर्डिंग नहीं होती इसमें, being formed as in Setzapf rule, but elimination is governed by acidity of beta hydrogen। इसमें एलिमिनेशन डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होती है कि जो आपका बीटा हाइड्रोजन है वो कितना एसिडिक है। बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक होने का मतलब क्या है, वो कितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे ये आपके पास कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जो लगा होता है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ये कितनी इजीली H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल के बाहर जा सकता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ द बीटा हाइड्रोजन, ओके। और हॉफमैन रूल के केस में, या आप ऐसे बोल लो फ्लोरोएल्केन्स के केस में, जो बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजरली बनना है, कौन सा प्रोडक्ट माइनरली बनना है। Consequently, the major product is formed by the elimination of more acidic beta hydrogen। अब जैसे इसमें ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा कार्बन और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं दैट इज कॉल्ड एज दी बीटा हाइड्रोजन। अब इसके केस में ये कैसे पता लगा कि ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है और ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक है? उसका रीजन है इस कार्बन के ऊपर ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो होने की वजह से क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी वो ऑटोमेटिकली इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, जिससे इस हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ना है, आप क्या चाहते हो कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाए, सो दैट ये दोनों बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले जाए और इसको H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकाल दे। और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तब होता जब आपके पास यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो उसको इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन छीनता उससे। ठीक है, तो इस मिथाइल ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इस बॉन्ड का तोड़ना, कैसे टूटना, हिट्रोलिटिकली। हिट्रोलिटिकली में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा। हिट्रोलिटिकली इस बॉन्ड का तोड़ना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। वेयर एज अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें ये वाले की, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इस कार्बन के, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके हिट्रोलिटिकली टूटने के चांस ज्यादा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से H पॉजिटिव आयन इजिली निकल जाएगा। क्लियर? तो इट मींस ये वाला हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये जल्दी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकल सकता है एज कंपैरिजन टू इस वाले हाइड्रोजन के। ओके, तो जब आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, जरूरी नहीं KOH नेगेटिव आयन ही लेना है, आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। इसमें जो KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, OH नेगेटिव आयन ना। क्लियर? सिमिलरली आप KCH3O नेगेटिव इसको भी ले सकते हो जिसमें न्यूक्लियोफाइल ये होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा क्योंकि आपने एलिमिनेशन करवानी है। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल बाद में कि एलिमिनेशन को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं और सब्सटीट्यूशन को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये क्या करेगा, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ से F नेगेटिव आयन निकलेगा, मैकेनिज्म वही है। ठीक, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा लाइक दिस। और ये, और सिमिलरली ऐसा हो सकता था कि अगर ये यहाँ पे अटैक कर दे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहाँ से डबल बॉन्ड, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने आएंगे तब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट इसमें होगा क्या, मैंने क्या बोला, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला माइनर। ठीक है, क्लियर? बट ऐसा फ्लोरीन के केस में क्यों हुआ, वाई ओनली इन केस ऑफ फ्लोरीन? उसका रीजन है जो फ्लोरोअल्केन्स हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। फ्लोरोअल्केन्स के केस में इस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्लियर? तो फिर क्या हो गया, अगर इस कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, क्यों मुश्किल, इसको अगर हेट्रोलिटिकली तोड़ना है तो आप क्या चाहोगे कि फ्लोरीन फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए यहाँ से। ओके, और फ्लोरीन फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेके कब निकलेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी से डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्यों आए, कब आएंगे, जब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो जल्दी H पॉजिटिव आयन बना सकता हो, या उल्टा बोल लो, जब ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से वाला होता है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्लियर? सो दिस इज द रीजन फॉर द हॉफमैन रूल। ठीक, अगर यहीं पे अगर आपका CH3 ग्रुप ना लग के नाइट्रो ग्रुप लगा होता यहाँ पे, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता। तो उस टाइम क्या होता, चलो वो वाला केस भी एक डिस्कस करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब नाइट्रो ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप। अब इसमें सेम कंडीशंस वही हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। अब मैं बोलता हूँ कि इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, हालांकि ये एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगी तो इसको ध्यान से समझ लेना।
प्रोडक्ट वैसे बना रहा हूँ जैसे पहले वाले बने हुए हैं, प्लस सी एच, ओहो NO2 बनेगा यहाँ पे, O2 NO2 सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब मैं बोलूंगा ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। क्यों जी, अब क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा रिलेशन है इस हाइड्रोजन की एसिडिटी के साथ, क्योंकि जितनी जल्दी ये कार्बन अपने ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके गया, उतनी ही जल्दी ये प्रोटोन H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जाएगा। तो अब इन दोनों हाइड्रोजन में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला हाइड्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि फ्लोरोअल्केन्स में एसिडिटी के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जल्दी बाहर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी अटैक करवाएंगे, जितनी जल्दी अटैक करवाएंगे उतनी जल्दी F नेगेटिव आयन यहाँ से निकलेगा। तब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? ये वाला। ठीक, क्लियर? तो इट मीन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग एसिडिक करेक्टर इस हाइड्रोजन के डिसाइड होते हैं। क्लियर? और जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास फ्लोरो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ फ्लोरोअल्केन्स। इसमें स्टेबिलिटी नहीं देखनी कि रिजल्ट के बाद क्या बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती। इसमें पहले अटैक होना मैटर करता है, क्योंकि अटैक होगा, फ्लोरीन निकलेगा, तभी उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक, तो इसमें बनने के बाद क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आता। इसमें ये आता है कि बनने से पहले स्टार्ट जल्दी कौन करवाता है, ये कि ये कौन सा हाइड्रोजन जल्दी स्टार्ट करवाएगा, और वो वाला हाइड्रोजन जल्दी स्टार्ट करवाएगा जो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपके पास हो गए। तो नाउ लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हेलोल्केन्स शो करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम इसमें देखेंगे कि किन किन डिफरेंट मेटल के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे सबसे सबसे पहले आपके पास आता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। हेलोल्केन्स के हमने रिएक्शन देखने हैं विद मैग्नीशियम। तो होता क्या है, जब भी मैग्नीशियम के साथ हेलोल्केन्स रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप बोलोगे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जैसे CH3Cl, जब इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम इनसाइड इंसर्ट हो गया, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया, और इस तरह का जो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा, इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किनको बोलते हैं? होते वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हैं, बट उनमें मेटल भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उसमें आपने मैग्नीशियम ऐड कर दिया, तो जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें मेटल भी इन्वॉल्व है, और ऑर्गेनिक तो है ही था वो मॉलिक्यूल पहले। ठीक, और ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कई सारे प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। क्लियर? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो हेलोजन है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी, और जो यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अल्काइल चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन और कार्बन के ऊपर जो मैग्नीशियम के सराउंडिंग में लगे हैं उसके ऊपर आएगा चार्ज कौन सा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक, और जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है उस टाइम सॉल्वेंट वाटर नहीं लेना, क्योंकि वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी रिएक्ट कर जाता है, और इवन मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाता है। तो इनकी आपस में रिएक्शन होने के बजाय अगर वाटर से होनी शुरू हो गई तो आपका कोई बेनिफिट थोड़ी ना होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हो? ड्राई ईथर, जो कि ना इससे रिएक्ट करता है ना ही मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। सॉल्वेंट की सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग होती है? उसमें ये भी आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऐसे हों जो कि उस सॉल्वेंट से रिएक्ट ना करें, वो वाला सॉल्वेंट हमने चूज करना होता है। क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन्स बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। एल्डिहाइड बना सकते हो।
ओके, कीटोन्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिएक्शन आप किस रिएजेंट से करवाते हो। जैसे ग्रिगनर्ड रिएजेंट की अगर आप रिएक्शन वाटर से करवा दो तो आपके अल्केन बन जाएंगे। अगर आप ग्रिगनर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो है फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हो, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक। अगर आप ग्रिगनर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो HCN के साथ करवाते हो और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। अगर आप ग्रिगनर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो RCN से करवाते हो, मतलब किसी अल्काइल साइनाइड से करवाते हो, तब आपके पास कीटोन बन जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ग्रिगनर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हो। इससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, ठीक है, अल्कोहल भी बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो। तो ये डिटेल में आपने ये चार्ट देख लेना है। ओके, क्लियर। इसलिए मैंने बोला कि ग्रिगनर्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जैसे जैसा आपने प्रोडक्ट बनाना है उससे पहले, जैसे मान लो मेरे मन में आया कि मैं मेथनॉल बनाना चाहता हूँ, ठीक, तो मेथनॉल बनाने के लिए मेरे पास क्या तरीका हो सकता है? ठीक, मेथनॉल छोड़ो, इथेनॉल बनाते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, मेरे को ये बनाना है। ठीक, बट मेरे पास जो लेबोरेटरी में वो पड़ा है वो क्या है? मेरे पास लेबोरेटरी में पड़ा है, लेट अस से क्लोरोइथेन। तो मैं क्या करूं, क्लोरोइथेन से पहले बनाऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाऊंगा? इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दूं, ऐसे, ये बन गया। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूं? ओहो, वेट, आ गया। ये, वेट, मेरे पास, आपके पास शुरू में स्टार्टिंग में था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है ये। मैंने इसका पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, मेरे पास क्या बन जाएगा? मिथाइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं क्या करूंगा? इसके साथ रिएक्ट करवा दूंगा, HCHO। ठीक, आर मेरे पास यहाँ पे क्या है? मिथाइल। तो उसकी वजह से आर यहाँ पे लग जाएगा, क्या बनेगा? मिथाइल CH2OH, तो बन गया इथेनॉल। क्लियर। तो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन, मैंने वैसे एग्जांपल देने की कोशिश करी है आपको कि डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा अल्काइल हैलाइड आपके पास स्टार्टिंग में है, उस अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग आप ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनाओ और उसके आगे उसकी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दो, डिपेंडिंग अपॉन आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या चाहिए। ठीक है, तो आप इस टेबल को एक बार एनालाइज कर लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो इसका भी एक लेक्चर कर लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट सेकेंड, रिएक्शन विद सोडियम। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करवाते हैं, ये हमने +1 में भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स में। ये रिएक्शन जैसे यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, इस रिएक्शन को वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन में ये वर्ड्स रिएक्शन है। ओके, तो होता क्या है, दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों के जो हैलोजन है वो सोडियम के साथ कंबाइन होके सॉल्ट बना लेते हैं, और ये वाला आर और ये वाला आर आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। मतलब अगर ये आर जो है वो जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला आर मिथाइल है, ये वाला आर भी मिथाइल है। ठीक, तो आपने ऐसे किया, आपने ये मिथाइल ब्रोमाइड लिया, उसमें सोडियम मेटल का पीस डाल दिया, तो होगा क्या? दो मिथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल दो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये आपस में डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे, CH3 डायरेक्टली लिंक हो गए। और जो 2Na X नेगेटिव आयन है, X नेगेटिव नहीं, यहाँ पे तो हेलोजन मेंशन ही है, Br नेगेटिव, तो यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे आप कर दो इसको Br नेगेटिव। क्लियर, तो आपके पास क्या बन गया? इथेनॉल। ठीक, तो इट मींस अगर आपने सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है, जैसे सिमेट्रिकल अल्केन किसको बोलेंगे? जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। क्लियर, जैसे ये इथेन हो गया, सिमिलरली आपके पास हो गया ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन है तो आप क्या करोगे? आपको दो अल्काइल हैलाइड लगेंगे, इथाइल हैलाइड लगेंगे, और दो सोडियम के एटम लगेंगे। ये दो इथाइल हैलाइड हो गए, इन दोनों का हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक कर जाएंगे, CH3 CH2
CH2CH3, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन, जो आप चाहते हो ब्यूटेन। ओके, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में यूज होते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अनसिमेट्रिकल अगर बनाने हो तो क्या प्रॉब्लम है? अगर अनसिमेट्रिकल बनाने हो तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने प्रोपेन बनाना है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो ऑब्वियस है आप बोलोगे सिंपल ही है सर, क्या करो, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं। होगा क्या, इसका बियर जाएगा और इसका बियर जाएगा इसके साथ, और ये दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे, बन गया प्रोपेन। ये है ना, बन गया। बट एक्चुअल में ऐसे नहीं हो सकता ना, क्या करोगे, आपको क्या, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड डालोगे, आप यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड डालोगे, मिक्स कर दिया आपने, उसमें आपने डाल दिया सोडियम। तो ये क्या गारंटी है कि इथाइल ब्रोमाइड और सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड ही आपस में डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो इथाइल ब्रोमाइड के आ जाएं आपस में ये वाला रिएक्शन करवाने। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, तब आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो ब्यूटेन बन रहा है, आपको तो प्रोपेन चाहिए। मिक्सचर में ये ऐसे भी हो सकता है, एक मीथेन के सामने दूसरा मीथेन आ जाए, मिथाइल ब्रोमाइड के सामने दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड आ जाए। ठीक, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनने के बजाय, ये नहीं कि प्रोपेन नहीं बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा। प्रोपेन तब बनेगा जब आपके पास CH3Br के आगे दूसरा जो जुड़ रहा है, जो वर्ड्स रिएक्शन करवाने के लिए आ रहा है, वो ये वाला आ जाए। बट इसकी प्रोबेबिलिटी तो है ही है, साथ में ये वाली प्रोबेबिलिटी भी है कि दोनों जो आपके पास सामने ये वाले भी आ जाएं, सिमिलर नेचर वाले आपस में आ जाएं, या दोनों आपके पास ये वाले आ जाएं, 2Na प्लस यहाँ पे Br CH2CH3 ऐसे आ जाएं। फिर तो इनसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन, इससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इथेन, इससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन। चाहिए आपको सिर्फ प्रोपेन था, ये दोनों फ्री में है, एक के साथ दो फ्री। ठीक है, जो आप नहीं चाहते क्योंकि वो वेस्टेज में काउंट होगा। ओके, when a mixture of two different alkyl halides used, then all the three possible alkanes are formed। ठीक है, हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हाइड यूज किए, उस टाइम आपके पास 3 तरह के एल्केन्स बनते हैं। ओके, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए तो हमें सिर्फ एक तरह का ही अल्काइल हलाइड लेना होता है और उसमें सोडियम डाल देना होता है। मिक्सचर में अगर सोडियम डालोगे तो प्रॉब्लम है, आपके पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, एंड द लास्ट इज रिएक्शन विद द अदर एक्टिव मेटल्स। अदर एक्टिव मेटल्स में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, लिथियम, लेड, जिंक, मर्करी एटसेट्रा। ठीक है, आपके पास क्या बनेंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है। जैसे आपके पास अगर लिथियम है तो ये वाला बन गया इथाइल लिथियम। ओके, अगर आपके पास सोडियम और लेड का अलॉय है, उस टाइम आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, टेट्राइथाइल लेड, ये वाला। क्लियर? टेट्राइथाइल लेड कहाँ यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन दी एंटी नॉकिंग एजेंट। पेट्रोल में डलता है एंटी नॉकिंग एजेंट। ओके, क्यों डलता है ये आप मेरे को बताना। पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट डलता है, ये आप रिसर्च करके मेरे को बताओगे। अब वो कैसे बनता है, जब आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो विद सोडियम लेड अलॉय। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जरूर दिमाग में रखना, ये वाली। ओके, और एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ढूंढ के मेरे को बताना है।